नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज फिर से 67वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत एडिटोरियल टेस्ट सीरीज का अगला सेट लेके आए हैं, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी के अलावा सीडीपीओ, दरोगा, बिहार पुलिस सहित अन्य एग्जामों के लिए भी उपयोगी होगी। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। फ्रेंड ये देखिए, ये एडिटोरियल का सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अन्यथा आप प्ले लिस्ट पे भी जाके वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर ऑप्शन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट आंसर को बोलते जाएंगे। और अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक के अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर अगर वीडियो को आपको जल्दी में देखना है तो आप वीडियो का स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वैदिक काल में गौर्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो ये था मिथिला में था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो देखिए, जीवन के जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य अपनाया था, जबकि अशोक एवं प्रसेनजीत जो थे, ये दोनों थे, ये इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाया था। वहीं अगर बात किया जाए समुद्रगुप्त की, तो देखिए समुद्रगुप्त क्या था, ये शैव धर्म था। समुद्रगुप्त जो था से इसका भागवत धर्म से, सॉरी, इसका जो भागवत धर्म से मानते थे, ये भागवत धर्म, समुद्रगुप्त भागवत। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों के द्वारा ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था? तो देखिए, आर्यों के द्वारा क्या होता है, लोहार का युग, लोहार का जो काम हुआ था, ये लौह धातु की जानकारी ही नहीं था उस समय, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग करते थे, लेकिन जो ऋग्वैदिक काल का अगर बात किया जाए तो ये नहीं करते थे ऋग्वैदिक काल का। और ऋग्वैदिक काल का समय क्या कब से माना जाता है? तो ये 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ऋग्वैदिक काल का लोग जो थे, जो लोहा का यूज जानते थे, लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पर आई एम सॉरी, ऋग वैदिक काल का जो लोग थे वो लोहा को नहीं जानते थे, लेकिन अगर उत्तर वैदिक की बात किया जाए तो वो लोहा को जानते थे। तो ये दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं करना, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गणपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर जेवतन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान कर दिया था? तो ये कौन थे? गहपति अनाथिक पिंडिक थे। गहपति अनाथिक पिंडिक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, गहपति अनाथिक पंडित। कहता है ना कि पूर्ववर्ती काल में जो गृहपति किसको कहते थे, तो ये जो जिसके पास जो घर का जो स्वामी होते थे उन्हीं को कहा जाता था। और बौद्ध ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है कि गृहपति अनाथिक पंडित के बारे में यह बताया जाता है कि इसने जेवतन खरीदा और भगवान बुद्ध को दान कर दिया था बड़ी राशि में खरीद के। तो ऐसा कहा जाता है। गृहपति बेसिकली होते कौन थे? तो गृह स्वामी होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगदाद के अक्काद के शासक सारगन 350 बीसी के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? देखिए, मेलुहा शब्द क्या होता था? तो ये भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र होता था, उसी को ही मेलुहा शब्द कहा जाता था। और वहीं अगर बात की जाए, एक वर्ड और आता है, दिलंगम, दिलमन, दिलमन। तो दिलमन किसको कहा जाता था? आमतौर पर फारस के खाड़ी जो होता था, फारस के खाड़ी को दिलमन के नाम से जाना जाता था। और वहीं अगर बात की जाए मेलुहा, तो मेलुहा किसको कहा जाता है? भारत के सिंधु घाटी क्षेत्र को कहा जाता था, सैंधव सभ्यता को ही कहा जाता था। और एक होता था क्या बोलता है उसको, मगन। तो मगन जो बोला जाता था, मगन जो बोला जाता था, मकरान का क्षेत्र को बोला जाता था, मकरान। मकरान जो कि होता था, कौन सा होता था? पश्चिमी भारत का एरिया होता था, जैसे अफगानिस्तान के छोर के तरफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य लंबे समय तक चला था? तो लंबे समय तक कौन चला था? राष्ट्रकूट चला था। राष्ट्रकूट जो था लंबे समय तक चला था, कब? 755, ये चला था 755 से 975 ईस्वी तक के था। और ये कैसा थे? कन्नड़ भाषी थे। तो याद रखना आपको, कन्नड़ भाषी थे। जो राष्ट्रकूट थे वो क्या था? कन्नड़ भाषी थे। और राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या पूछता है क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? तो ये था मानिकहेट, मानिकहेट, मानिकहेट। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो देखिए, अमीर खुसरो को जो थे अलादीन खिलजी, अलादीन खिलजी उनको संरक्षक दिए हुए थे। और साथ ही अमीर खुसरो से एक जुड़ा बात और याद रखता है कि अमीर खुसरो ने ही सितार का आविष्कार किए थे, सितार का, साथ ही साथ तबला का,
तबला का भी आविष्कार कौन किए थे? अमीर खुसरो ने ही किए थे। साथ ही अमीर खुसरो को तूतिया हिंद के नाम से जाना जाता है। तूतिया हिंद, तूतिया हिंद यानी कि इसको तोता ए हिंद भी बोला जाता है। तोता ए हिंद, तोता ए हिंद, तो इसको तूतिया ए हिंद के भी नाम से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है मंगोल आक्रमण ने से सुरक्षा के लिए किसने सीरो को अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी किया था? तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी। और आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी उस समय अस्थाई सेना रखे थे। अलाउद्दीन खिलजी से भी जुड़ा अस्थाई सेना रखे थे। साथ ही आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे? नगद वेतन देते थे, पैसा को, ये सैनिकों को नगद वेतन देते थे। ठीक है, तो ये भी याद रखें आपको। नेक्स्ट देखते हैं। जिस प्रकार ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे और जिस प्रकार उसे खर्च करते थे, उसे देखकर किसी भी मनुष्य का मन दहल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में यह कथन किसका था? तो ये देखिए था उस समय जो लॉर्ड मैकाले थे, जो कि लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन के लिए जिम्मेवार भी माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले जो थे, जब देखें यहाँ पर बंगाल में, जब देखें कि यहाँ पर गरीबी देखें, भूखमरी देखें, तो उसके कारण ये वर्ड वो बोले थे लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? देखिए मोहम्मद गौरी जो कि बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि 17 बार लगातार 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के बीच में ये लगातार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए और भारत को लूटते रहे। तो इन्हें कोई टक्कर देने वाला नहीं मिला, लेकिन इनको टक्कर देने वाला मिला कौन? भीम द्वितीय एक शासक थे, जिसको मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। इनका नाम था मूलराज द्वितीय भी था, तो ये भी याद रखें, नाम बदल के भी पूछा जा सकता है। और ये जो थे मूलराज द्वितीय थे, पूछ देगा कि कौन वंश थे, तो ये चालुक्य वंश के थे। चालुक्य वंश के थे मूलराज द्वितीय। चालू थे इसलिए मोहम्मद गौरी को छक्के छुड़ा दिए, यानी कि हरा दिए। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारतीय द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? तो देखिए ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा ट्रिकी करते हुए याद रखना है। यहाँ पूछ रहा है द्वितीय, तो द्वितीय से यानी हमको डुप्ले याद रखना है। तो उस समय कौन थे? डुप्ले थे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था? तो देखिए कलकत्ता, जो कि बंगाल का मेन एरिया होता था, तो वहाँ से शुरू होता है और ये आगरा तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कहता है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? ये देखिए हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इसको गिरफ्तार किया था, बहादुर शाह द्वितीय को, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। अब इसको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून जेल भेज दिया गया था। रंगून में, जो कि कहाँ है? बर्मा में है। और वहीं पर इनकी मृत्यु फिर वहीं पे हुआ था। 1862 में ये मर गए थे, 1862 में। तो आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किसके शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था लॉर्ड लिटन के समय किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था, ये थे मोहम्मद अली जिन्ना इसके लिए जिम्मेवार थे। साथ ही सॉरी मिस्टेक हो रहा है। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा? तो ये देखिए आगा खां के द्वारा किया गया था और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था। ये दोनों जिम्मेवार थे इसकी स्थापना के लिए। साथ ही इसकी स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? ढाका में हुआ था। और कब हुआ था? 1906 में हुआ था। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम आया था, कब आया था? 1909 का आया था। 1909 को आया था, जो कि सांप्रदायिक पंचायत इसी को कहा जाता है। सांप्रदायिक यहीं से शुरू हुआ चुनावों में। तो ये भी जो क्या था, मुस्लिम लीग के ही देन था, मुस्लिम लीग के ही डिमांड था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? तो ये देखिए चौथा सेशन था, यानी चौथा सेशन था। जॉर्ज यूले किया था। कहाँ किया था? तो इलाहाबाद में होता। देखिए यहाँ पर देखिए 1885 में कांग्रेस बना था। गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज कहाँ हुआ था? प्रथम अध्यक्षता तो ये हुआ था बम्बई में हुआ था 1885, फिर 86, 87 और ये हुआ था 88 में, जो कि चौथा था। तो अंग्रेज अधिकारी प्रथम थे जॉर्ज यूले यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। सिख गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? देखिए सिख गुरु नानक पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी उस समय 1469 में हुआ था, और जो कि अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है तलवंडी। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित घटनाओं के सही क्रम में सजाइए। तो देखिए निम्नलिखित घटना का जो सही क्रम होगा ये होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले क्या हुआ था, 2 यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो ये देखिए कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन हुआ था सबसे पहले हुआ था, तो ये जून हुआ था 1939 में। कब हुआ था? जून 1939 में हुआ था, जून 1939 में हुआ था। वहीं मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस मनाया था, ये हुआ था दिसंबर 1939 में। तो ये इससे पहले हुआ था 1939 में। तो आप डेट जब तक याद नहीं रहेगा नहीं पता कर पाइएगा। तो ये हुआ था दिसंबर 1939 में। वहीं मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प जो हुआ था ये हुआ था 1940 में। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प 1940 में हुआ था। और वहीं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, अगस्त 1942 में। वहीं क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ था मार्च 1942 में। वहीं कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था 1946 में हुआ था। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा, देखिए ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी सबसे पहले 2, फिर 1, 3, 5, 4, फिर 6 हुआ था। तो इस तरह से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से हुआ था 1912 में पहली बार। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे ज्योतिबा फुले ने किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। और दादा भाई नौरोजी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के हेड जो थे, अध्यक्षता करवाए थे 1886 ईस्वी में, 85 के बाद 86। साथ ही दादा भाई नौरोजी से पूछा जाता है कि इन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध, भारत का वयोवृद्ध के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी के। नेक्स्ट देखते हैं, और फिर दादा भाई नौरोजी भी एक ऐसा थे जो कि उस समय जो थे 1892 से 1895 तक वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी रह चुके हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर संसद कैसे होता है, संसद के जो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के जो सदन होते हैं, तो उसी तरह जब ब्रिटेन के जो संसद थे वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? तो ये देखिए लखनऊ के अधिवेशन 1916 में जो कि हुआ था। तो इसके लिए क्या हुआ था कि इसको कौन नाम से जाना जाता है, कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ समझौता के भी नाम से जाना जाता है। इससे पहले ही 1915 में जिन्ना के जो उद्देश्य था उस समय, जिन्ना के कोशिश से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में ही हुआ था। ठीक है, दोनों संगठित तय किया था कि आपसी सहयोग से दोनों संवैधानिक सुधारों की योजना बनाएंगे। अब फलस्वरूप फिर क्या हुआ था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लेवल गया था कांग्रेस द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि मृच कटकम की विषय वस्तु क्या है? तो मृच कटकम की विषय वस्तु क्या है? तो ये देखिए एक धनी व्यापारी होता है और एक गणिका, गणिका यानी कि वैश्या, जो वैश्या होती थी उसकी पुत्री जो होती थी, यानी पुत्री का विवाह हो जाता है, किसके साथ हो जाता था? एक धनी व्यापारी के साथ हो जाता था, धनी लोग के साथ। तो ऐसा कुछ कहानी है मृच कटकम में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखें। अब मृच कटकम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये भी याद रखें, तो ये शूद्रक द्वारा लिखा गया था, शूद्रक, याद रखें। ठीक है, ये 6ठी ईस्वी पूर्व में लिखा गया था, 2री सदी ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। ठीक है, तो उसको याद रखें, 6ठी नहीं 2री ईस्वी पूर्व में, जो कि नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे? तो यहाँ पर देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय शामिल थे, मोतीलाल नेहरू शामिल थे, महात्मा गांधी शामिल थे। लेकिन यहाँ पे कौन शामिल नहीं थे? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त कर दिया गया था? तो ये देखिए 1933 को जो चार्टर्ड एक्ट था इसमें ख़त्म कर देवल गया, चाय के एकाधिकार जो था वो भी ख़त्म कर दिया कि भारत में केवल चाय का जो व्यापार करेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, उसको ख़त्म कर दिया। यानी कि हम लोग देखते हैं चाय 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 जो होता है ना, 2 वर्ड चाय चाय चिल्लाते रहता है लोग, चाय चाय, तो यानी कि उसी से हमको तीन तीन दोनों एक जैसा है, तो हमको थोड़ा सा रिलेट करके हमको इसको याद करते हैं ट्रिकी करते हुए, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए चाय को अलग कर दिया, चाय के एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित किस समूह के लिए तूफान तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था, किसके लिए किया था? भारतीय राजवाड़ों के लिए किया था, भारतीय राजवाड़ों के लिए किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारतीय राजवाड़ों ने अपनी प्रति जो नीति बदल दी थी उसके लिए इस तरह के वर्ड यूज किया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी? तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 1819 में प्रकाशित एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे, कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। एकेश्वरवादियों के उपहार के नामक पुस्तक लिखे थे राजा राम मोहन राय लिखे थे। साथ ही राजा राम मोहन राय से याद रखना कि 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे, जिसका उद्देश्य था सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को हटाना। नेक्स्ट देखते हैं। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के विषय में निम्नलिखित कौन सही है? कहता है कौन सही है? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसकी स्थापना 1838 में हुई, ये भी सही है। कह रहा है इसे संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया गया था, ये भी सही है। उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वप्रथम संवैधानिक प्रदर्शन का रास्ता चुना, ये भी सही है। इसकी स्थापना एक अंग्रेज अफसर ने किया था, नहीं, यही गलत है। तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं तो कहता है कि इस यहाँ पर जो भी ए, बी और सी तीन को जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा पॉइंट गलत है। साथ ही इसकी स्थापना को लेकर जो क्या हुआ था कि जमींदारी एसोसिएशन जो था, जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय हो गया था। फलस्वरूप इसके बाद बना था नई संस्था जिसको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नाम दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया गया था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद बिहार में भी इसका प्रदर्शन होने लगा था। कब हुआ था? तो 4 मई 1930 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका था? तो ये कथन थे बाल गंगाधर तिलक के थे, बाल गंगाधर तिलक के था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है सावरकर ने 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो ये देखिए इंग्लैंड में किया था। क्या हुआ था कि इंग्लैंड में हमको एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा थे जो कि भारत में स्वशासन समिति का वहाँ पर स्थापना किए थे। कहाँ किए थे? इंग्लैंड में स्थानीय भारत स्वशासन स्थापना किए थे। और कब किए थे? तो ये किए थे 1905 ईस्वी में किए थे, और इसी को इंडिया हाउस भी कहा जाता था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब उनके अनुपस्थिति हो गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा वहाँ नहीं थे, तो उस समय बीडी सावरकर को वहाँ जाना पड़ा। और ठीक उसी समय 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, ठीक उसी पे उन्होंने इसकी रचना किया था, जिसका नाम था 1857 के संघर्ष नाम था, जो कि कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन करिए। असंगत जोड़े, तो देखिए असंगत जोड़े कौन है? तो देखिए कहता है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, यही वाला जो है क्या है? असंगत है यहाँ पर, क्योंकि ये जो बना था अलीगढ़ में बना था। जामिया मिलिया इस्लामिया जो बना था, कहता है बिहार विद्यापीठ ये पटना में हुआ था, बिल्कुल सही है। फिर कहता है काशी विद्यापीठ ये वाराणसी में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में। जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया जो अभी भले ही ये दिल्ली के अंतर्गत आता है, लेकिन उस समय जो कहा था अलीगढ़ में था। ठीक है, तो यहाँ पर जो असंगत जोड़ा है वो कौन सा है? यही जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कहता है 1946 में ब्रिटिश पीएम एटली ने 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की थी, बिल्कुल सही। शिष्टमंडल में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. एलेक्जेंडर थे, ये भी सही है। वहीं बात किया जाए सी के, शिष्टमंडल को भारत में दमन के लिए उपाय सुझाने को कहा गया था, नहीं ये गलत है। शिष्टमंडल को भारत में दमन के लिए उपाय सुझाने थे, ये गलत है। जबकि इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करना था, ये भी सही है। तो यानी कि पॉइंट नंबर A, B और D सही है, बाकी के गलत हैं। यहाँ पर सी जो है ऑप्शन वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं।
कहता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपना था, तो ये सौंपना था 30 जून 1948 तक इसको सौंपना था। कहता है ब्रिटिश पीएम इटली जो उस समय थे, जो कि 20 फरवरी 1947 को घोषणा किए थे, 1947 की घोषणा की थी कि 30 जून तक 1948 तक इसको इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर रहते हैं, तो ये बोले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस बोले थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस बोले थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 में क्या किए थे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बंगाल सहित 19% भूभाग पर लगा दिए थे। बंगाल में लगाए थे 19%, जो कि इसके जो कब्जे में एरिया था उसके 19% भाग पे भी लागू कर दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि यहाँ पर कहता है बारदौली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। कहता है 1928 में स्थानीय प्रशासन के 30% भू राजस्व बढ़ाने के कारण हुआ था। बिल्कुल सही है। यानी कि जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था किसके कारण हुआ था, तो 1928 में स्थानीय प्रशासन के 30%, यानी वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट था 30% टैक्स बढ़ा दिया था, उसके कारण हुआ था बारदौली सत्याग्रह। फिर इसका एक कारण है कि आंदोलन शुरू होने पर बारदौली जांच आयोग का गठन सरकार ने किया था। ये भी सही है पॉइंट। आयोग ने रिपोर्ट में भू राजस्व की वृद्धि दर को अन्यायपूर्ण व अनुचित कहा था। जब जांच हुआ तो पता चला कि ये जो हो रहा था वो बहुत अन्यायपूर्ण था। नेक्स्ट कहता है वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था। ये भी सही है। तो इससे बाकी की चीज़ें जो है वो इससे जुड़ा था। तो इसमें जो है 1928 ये भी पॉइंट सही है। बारदौली सोरेन ने जांच आयोग सरकार किया था, ये भी सही है। आयोग में भू राजस्व की वृद्धि को अन्यायपूर्ण अनुचित कहा था, ये भी सही है। और वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था, तो ये भी सही है। पॉइंट नंबर ये भी सही है। और जो कि कारण में पूछा जाए तो ये है, लेकिन पॉइंट सभी सही है। कारण ये था कि टैक्स वहाँ पर 30% बढ़ गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो ये देखिए प्रशासन में जो नए अधिकारियों होता था उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। जिस तरह से आज आईएएस आईपीएस इन लोगों का जो प्रशिक्षण होता है, ठीक उसी तरह उस समय के जो हाईएस्ट रैंक के जो अधिकारी होते थे उनको प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है चीनी यात्री हेनसांग ने किस शासक को शक्रादित्य कहा था, ये देखिए कुमारगुप्त को कहा था। शक्रादित्य ये कहा था। और बाकी कुमारगुप्त को और भी अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे व्याघ्र बल पराक्रम कहा जाता है, व्याघ्र बल पराक्रम कहा जाता है। महेंद्र द्वितीय कहा जाता है, महेंद्र द्वितीय कहा जाता है। फिर कहा जाता है अजीत महेंद्र के भी नाम से जाना जाता है, अजीत महेंद्र। फिर अश्वमेघ महेंद्र के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कई तरह के उपाधियां धारण किए हुए थे। और जबकि हेनसांग इनको शक्रादित्य बोले थे, तो कुमारगुप्त को। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण तो ये किए थे जगदीश चंद्र माथुर थे। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा इसका बीजारोपण किया गया था। और ये महावीर को सम्मान में किया जाता था। महावीर भगवान महावीर के सम्मान में किया जाता था। और महावीर कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये भी आपको याद रखना, 24वें तीर्थकर थे। और उनके याद में उनके सम्मान में मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, बिहार राज्य का गठन तो ये हुआ था, देखिए 22 मार्च 1912 को हुआ था, बिहार राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जान देने वाले बिहार के कितने गुमनाम क्रांतिकारियों को वर्ष 2021 में शहीद का दर्जा दिया गया है, तो ये देखिए 28 गो के है, 28 गो के, जो कि करंट का इशू है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है कटिहार जिला में। कटिहार यानी कि कोढ़ा जिला में किया जा रहा है। और ये कटिहार का जो ग्रिड बनेगा वो कितना 765 केवी के बनेगा, 765 किलो केवी यानी किलोवाट का बनेगा, क्षमता का बनेगा, जो कि दूसरा ग्रिड होगा। बिहार का यह दूसरा ग्रिड होगा इतना क्षमता का। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस वन्य अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, कहता है बिहार के किस है, तो कैमूर वन्य अभयारण्य का है।
कैमूर वन्य जीव अभयारण्य का है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इसको घोषित किया गया। अब इसका एरिया की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1700, हो सकता है एरिया कभी पूछ दे आपसे, 1784.73 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 1784.73 किलोमीटर स्क्वायर, 73 बोले तो 73 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि 2020-21 के सर्वे के अनुसार अभयारण्य सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में 8 नए नगर परिषदों के साथ 109 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषदों की स्थापना से बिहार में शहरीकरण की दर क्या हो जाएगी? तो बिहार में शहरीकरण का दर कितना हो जाएगा, 15.2% हो जाएगा, 15.2%। अब वर्तमान में कितना है, तो ये 11.3% है, जो कि बढ़कर 11.3%, मतलब अभी तक था, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 15.2% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है अर्थशास्त्र को अव्यवष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? अर्थशास्त्र को अव्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो ये किया था रैगनर फ्रीस ने किया था, रैगनर फ्रीस ने। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है प्रसिद्ध द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं एडम स्मिथ हैं। कब लिखे थे? तो 1776 में लिखे थे ये पुस्तक। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में उत्पादन के साधन कौन नहीं है? उत्पादन के साधन कौन नहीं है? तो ये देखिए हो जाता है मुद्रा। मुद्रा देखिए, मुद्रा को देखकर कंफ्यूज नहीं करिए, क्योंकि अगर पूंजी रहेगा मुद्रा, तो मुद्रा डिवैल्यूएट भी होती है, तो मुद्रा को हम नहीं कर सकते, लेकिन भूमि जरूरी है, श्रम जरूरी है और पूंजी जरूरी है। पूंजी के अंतर्गत मुद्रा स्वतः ही आ जाएगा। पूंजी कोई जरूरी नहीं है कि मुद्रा के रूप में हो, अलग अलग फॉर्म में भी हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो ये देखिए हुआ था, कौन सा हुआ था, तो देखिए ये हुआ था रुई तथा शक्कर उद्योग हुआ था। रुई तथा शक्कर उद्योग सबसे ज़्यादा हुआ था, क्योंकि भारत के विभाजन के उपरांत क्या हुआ था, जूट व रुई के उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हो गया था, जो कि जूट उत्पादन वाला क्षेत्र जो था, जो कि बांग्लादेश में था, जबकि रुई उत्पादक का क्षेत्र था, जो कि पाकिस्तान था। तो ये दोनों के दोनों प्रभावित हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया था? तो देखिए नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो कि पहले क्या था, ये एक नया संस्था है, नीति आयोग का गठन किया गया था, और इससे पहले क्या था, ये था योजना आयोग। योजना आयोग था, इसी योजना आयोग के स्थान पे ही 1 जनवरी 2015 को बनावल गया था। क्या बनावल गया? नीति आयोग बनावल गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होती है? तो कौन सी शामिल नहीं होती? तो ये होता है शेयर तथा डिस चेम्बर्स, ये शामिल नहीं होता है। शामिल कौन सी होता है राष्ट्रीय आय में? कौन कौन शामिल होता है? लाभांश होता है, भविष्य निधि होता है, विदेशी पर्यटकों के द्वारा देश में व्यय जो खर्चा होता है वो भी शामिल होता है राष्ट्रीय आय में, जबकि शेयर तथा डिबेंचर्स नहीं शामिल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है संसदीय स्वरूप के कारण प्रमुख लाभ यह है कि, संसदीय स्वरूप का प्रमुख लाभ क्या है? तो ये है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो ये बना था 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में हुआ था। सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था, सॉरी माफ करिएगा, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि इसको पहले संघ का दर्जा मिला था, संघ बनावल गया था, संघ बनावल गया था, और इसके बाद ठीक 36वां हुआ था, 36वां संविधान संशोधन हुआ था। 36वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था, जिसको पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दे देवल गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो ये देखिए न्यायपालिका होता है। हम लोग यहाँ कंफ्यूज ना करें संसद से। मान लिया जाए कि संसद कोई ऐसा कानून बना दे जिससे कि हमारा मूल अधिकार का हनन हो, तब हम क्या कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, जो कि आर्टिकल 32 के अनुसार जा सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में हम संविधान के जो आर्टिकल है 226 के अंतर्गत जा सकते हैं।
तो ये क्या होता है, न्यायपालिका ही मूल जो अधिकार होता है उनका संरक्षक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा सुमकेलित नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कौन सुमकेलित नहीं है। तो देखिए निर्वाचन भाग 15 में है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन है भाग 15 में, ये भी सही है। फिर कहता है आपात उपबंध कब है, भाग 18 में है, ये भी सही है। संविधान संशोधन भाग 20 में, ये भी सही है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र जो भाग 10 में है, ये भी सही है। तो इनमें से सारा कथन सही, यानी कि ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। तो लोक अदालत देखिए सबसे पहले कहाँ बना था, तो गुजरात में बना था लोक अदालत। नेक्स्ट देखते हैं, और ये कब बना था ये भी याद रखें, तो 1982 में बना था। लोक अदालत होता क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए। लोक अदालत क्या होता है कि जैसे हम अदालत में जाने से पहले ही मामला को निपटारा कर लेते हैं, उसी को एक लोक अदालत होता है, जो कि राज्य में होते हैं, जिले के अंदर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब आया था। तो ये देखिए अविश्वास प्रस्ताव आया था, कब आया था, 1963 में आया था। ये 1963 में आया था। और साथ ही आप ये भी याद रखें कि जो 1963 में जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, कब आया था, किसके लिए आया था, तो ये आया था जवाहरलाल नेहरू की सरकार था उस समय, जवाहरलाल नेहरू के सरकार थे। तो ये पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था, जेबी कृपलानी के द्वारा लाया था, किसके खिलाफ, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकता है। तो ये देखिए मात्र 1 महीना तक रह सकता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। तो देखिए कहता है जेबी के राव समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित थी। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। पीके थुंगन समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। साथ ही दांतेवाला समिति, ये भी संबंधित है। तो यानी कि इनमें से सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो बाकी आप ये भी देख लें कि पंचायती राज कब जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 1992 में, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां, उसके द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था। और ये जोड़ा गया, इसके लिए 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया पंचायती राज को। ठीक है, 11वीं अनुसूची में, जो कि इसके लिए कितना 29 गो विषय है, 29 विषय है। तो आप ये भी याद रखें पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। और इसको कब लावल गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये देखिए अनुच्छेद 72 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किस में होती है, तो ये होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और कैसे होता है, तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत होता है, 53 की एक क्लॉज के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य पूछ रहा है। देखिए 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बिल्कुल सही है। 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी सही है। कहता है 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी सही है। कहता है 1950 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं नामकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था, नहीं ये गलत है। ये कब हुआ था, 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था, जो कि संसद द्वारा पारित किया गया था। और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के माध्यम से ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया गया था, जो कि बाद में इसको नामकरण के बाद इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के नाम से जानल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है। तो ये करता है कौन, राष्ट्रपति तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर अपने आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया था। तो ये किया गया था 268 के ए को समाप्त कर दिया था, संविधान के अनुच्छेद 268 के ए को समाप्त किया गया था। इससे पहले क्या था कि अनुच्छेद 268 में था, पहले सेवा कर का प्रावधान करता था, लेकिन अब यह संविधान अनुच्छेद हटा देवल गया है, क्योंकि इसके लिए अलग से संविधान जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 1934 में डॉक्टर विश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक
10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी? तो ये था दी प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। कौन तैयार किए थे? 1934 में डॉक्टर विश्वरैया द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया है, याद रखना। कहता है वैश्विक मंच पर भारत के नज़रिए को मजबूत प्रदान करने के लिए प्रसार भारती द्वारा किस नए चैनल की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है डीडी इंटरनेशनल। यानी कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे यूके का एक मीडिया है बीबीसी हो गया, फिर वहीं अगर जर्मनी की बात करें तो DW होता है, जो कि यूट्यूब पर चैनल पे अभी आप देखते हैं। तो इस तरह से एक इंडिया लेवल पे भी एक तैयार किया जा रहा है, जो कि डीडी इंटरनेशनल के नाम से जाना जाएगा। इस तरह का होगा, जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल न्यूज कवर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की पुनः गठन को पारित कर दिया है? कहता है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की पुनः गठन की प्रस्ताव को पारित किया है, यानी कि विधान परिषद की मांग किया है। और आपको पता होगा कि विधान परिषद क्या होता है, जैसे ये होता है देश का बात हो गया, उसी तरह से अगर हम राज्य की बात किया जाए, कोई भी राज्य, जैसे हम बिहार की ही बात करें, तो बिहार में भी क्या होता है, यहाँ जो विधानसभा होते हैं उसके 2 सदन होते हैं। एक होता है उच्च सदन, जिसको विधानमंडल, विधान परिषद होता है। तो यहाँ पर विधान परिषद जो है अभी वर्तमान में कितने 6 राज्य में ही है, जो कि एक 7वां राज्य था कहाँ? तो ये था जम्मू कश्मीर, जो कि वहाँ से अब स्टेटहुड का दर्जा ही खत्म हो गया। तो अभी क्या है, यहाँ पर इसकी जो मांग हुई है वो हुआ पश्चिम बंगाल से, अभी मांग चल रहा है कि यहाँ भी विधान परिषद का गठन किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कहता है कि 2021 में किस चक्रवाती तूफानों ने भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर भारी तबाही मचाई थी? तो ये देखिए कह रहा है कब? 2021 के कह रहा है। तो देखिए तौते जो है ये क्या है, 2021 के है। ये कब आया था? तो मई 2021 में आया था, जो कि भारत के पूर्वी तट पर आया था। अब इसका नामकरण कौन किया था पूछ सकता है, तो ये म्यांमार किया था इसका नामकरण तौते का। वहीं बात किया जाए यास चक्रवात के, तो यास भी 2021 में आया था। यास भी 2021 में आया था मई में, लेकिन ये भी आया था कब? भारत के पूर्वी तट पर आया था, लेकिन इसका नामकरण कौन किया था? तो ओमान ने किया था। आप नामकरण जरूर याद रखें, ओमान ने किया था। वहीं बात किया जाए अम्फान और निसर्ग के, तो ये 2020 में आया हुआ है, 2020 में। तो आप इसको याद रखें, यहाँ पर क्या पूछा है, 2021 में किस चक्रवाती तूफानों ने भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर भारी तबाही मचाई? तो ये हो जाएगा तौते हो जाएगा और यास हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन इनमें से ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है मई 2021 में राज्यसभा के रिक्त सीटों के लिए किनको मनोनीत किया गया है? रिक्त सीट के लिए बात किया गया है। देखिए कहता है मई 2021 में राज्यसभा के रिक्त सीटों के लिए किनको मनोनीत किया गया था? तो देखिए यहाँ उपयुक्त में से होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या था? रघुनाथ महापात्रा था, रघुनाथ महापात्रा था। तो रघुनाथ महापात्रा के क्या हुआ कि 9 मई को इनका कोरोना के कारण निधन हो गया था, इनका निधन हो गया था रघुनाथ महापात्रा को। तो अब क्या हुआ, जब निधन हो गया तो इनके सीट पर किसको बैठावल गया था? जो एक अधिवक्ता रह चुके हैं महेश जेठमलानी को बैठावा गया था, महेश जेठमलानी को। ठीक है, जो कि शेष बचा कार्यकाल के लिए इसको 2024 तक के लिए नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन चुना गया दूसरा को, लेकिन बैठाया गया दूसरा को। वहीं अगर बात किया जाए कि स्वप्न दास गुप्ता, जो कि चर्चा में रही थी, न्यूज में भी आई है, तो ये क्या थी कि ये ऑलरेडी राज्यसभा का टिकट पे राज्यसभा चुनी जा चुकी है। कहाँ से? बंगाल से। ये पहले से चुनी जा चुकी है, लेकिन क्या हुआ कि अभी विधानसभा जो चुनाव आया था, विधानसभा कहाँ? बंगाल में। बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दी थी, तो चुनाव हार गई विधानसभा वहाँ की, तो फिर से इनको राज्यसभा के लिए चुना लिया गया। तो ये चर्चा में था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में संकलन नामांकन अनुपात क्या है? में सकल नामांकन अनुपात क्या है? तो उच्च शिक्षा में तो ये है 27.1% है, 27.1%। कहता है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 19-20 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात था 27.1%। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो ये कौन था? यूनाइटेड किंगडम था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत में पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए एक पृथक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 2010 में, 2010 में, जिसको NGT भी बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी?
तो ये हुआ था पुर्तगाल के संपन्न हुआ था। 16वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 8 मई 2021 को हुआ था। 2021 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा की शुरुआत की है? हरित और सतत जमा की शुरुआत किया है, तो ये किया है HDFC बैंक ने। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो ये मालदीव के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर सेना का अधिपत्य कर देवल गया? तो ये किया गया था, देखिए माली में किया गया था। साथ ही आपको म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ है, तो आप वहां भी याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? तो ये अभी रिसेंटली चाइना ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है चीन का मार्स रोवर 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। इस मार्स रोवर का क्या नाम है? तो देखिए चीन का जो है झुरोंग कहा जाता है, जबकि परसिवरेंस है जो कि USA के है, जो कि नासा के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत सरकार ने किस देश के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? अड्डू शहर जो कि कहाँ की है? तो ये मालदीव की है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है विश्व बैंक की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो कहता है विश्व बैंक की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन है? तो चाइना है। तीसरे नंबर पर मोरक्को का स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं भारत में 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर प्रवाह में सर्वाधिक 29% योगदान किस देश का रहा था? यानी कि सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आया विदेशी निवेश? तो ये आया था सिंगापुर से आया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली में किया गया था। 2+2 वार्ता हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है जून 2021 को RBI द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में GDP कितना प्रतिशत रहने का वृद्धि करने का अनुमान लगाया है? तो ये RBI ने बोला है कि 9.5% के रेट से वृद्धि करने का अनुमान है, जो कि पहले 10.5% से घटकर 9.5% रहने का अनुमान बताया है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता स्ट्रेस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर देवल गया है? तो ये कर देवल गया है, सीधा उसका दोगुना कर देवल गया है। 25 करोड़ से 50 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है मंदी की मौजूदा, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। कहता है मंदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज के क्रय की GSAP योजना है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी तब अधिक ऋण दे सकेंगे। यानी कि इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बैंकों के पास तरलता में यदि वृद्धि होगी, यानी कि तरलता बोले तो यानी कि उसके पास जब कैश आएगा तो अधिक ऋण दे सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है विकास बैंकिंग, बीमा बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग के कार्य का समन्वय कौन सा बैंकिंग कहलाता है? तो ये कहलाता है यूनिवर्सल बैंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है अगस्त 2021 में पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो ये नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा, नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो ये किया गया था आयुष्मान भारत मिशन 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। 27 सितंबर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत नहीं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष देखिए पहले थे कि HL दत्तू थे, लेकिन अभी कौन है? अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। और साथ ही आपको ध्यान देना होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर जज होते हैं वही बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कहता अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, मई 2021 में किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है CN राव को किया गया है, CNR राव। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, वो किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे चिपकू आंदोलन से। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे हुगो डिब्रीज।
उत्परिवर्तन के सिद्धांत कौन दिए थे? हुगो डी ब्रिज दिए थे उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है आर्कियोपटेरिक्स किनका संयोजक था? तो आर्कियोपटेरिक्स के अंतर्गत क्या होता है? सरीसृपों या रेप्टाइलों का जो अध्ययन होता है वही आर्कियोपटेरिक्स किया जाता है। सरीसृपों या पक्षियों के अध्ययन को ही आर्कियोपटेरिक्स उसका संयोजन माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन कह रहा, तो कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। लोमड़ी एक द्वितीय उपभोक्ता, ये भी सही है। वायरस एक अपघटक है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, वायरस के अपघटक नहीं है। सर्वप्रथम टांसलर ने परितंत्र शब्द का प्रयोग किया था, ये भी सही है। तो यानी कि इनमें से जो असत्य होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किसे जंगल के आग के नाम से जाना जाता है? जंगल के आग, तो ये इसे कहा जाता है ढाक, जो कि पलाश है, इन्हें ही जंगल के आग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जो क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार में जंगलों के में पलाश का जो पेड़ होता है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, और इन पेड़ों पर क्या होता है? लाल रंग का फूल खिलता है, और यही पूरा जंगल आग की तरह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे जंगल का आग के नाम से उपनाम दिया गया है। ऐसा नहीं कि ये आग लगा देता है, बस क्या होता है कि ये इसका फूल जो होता है लाल होता है, फैल जाता है पूरे भागों में, तो इसके कारण इसे जंगल का आग के नाम से जाना जाता है, पलाश को। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होता है, इसके लिए कुछ ही चाहिए, जीवित कोशिकाओं चाहिए, जीवित कोशिकाएं। क्या होता है, वायरस कहीं भी है तो वो क्या होता है? निर्जीव की तरह होता है, लेकिन जैसे ही उसको जीवित कोशिका मिलता है वो वहां से अपना डेवलपमेंट कार्य शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, की खोज किसने किया था? तो ये किया था डुजार्डी ने, जीवद्रव्य की खोज डुजार्डी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तन होता है? ये क्या होता है? इसका संवेग परिवर्तन होता है, इसका संवेग में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? वेरिसोला जोस्टर्स होता है, तो ये होता है चेचक। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है दरियाई घोड़ा, आप इसको नाम से कंफ्यूज ना करें, यहाँ पर घोड़ा है लेकिन ये क्या है? मत्स्य वर्ग में आता है, जो कि समुद्र में रहता है, तो आप इसको कंफ्यूज ना करें। नेक्स्ट देखते हैं, मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब कहाँ होता है? तो ये बनता है रेटिना पर बनता है, मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, तो ये होता है वाल्व ग्रंथि, यानी कि थाइमस कहलाता है, जो कि वाल्व ग्रंथि होता है, फेफड़ों के बीच रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, कदाचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? तो ये मर जाता है जीव द्रव्य संकुचन के कारण। जीव द्रव्य क्या होता है? संकुचित हो जाता है, जिसके कारण मर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संघीय बजट 2021-22 का थीम निम्नलिखित में से क्या था? तो ये था आत्मनिर्भर भारत था। संघीय जो बजट था, देश का बजट, संघीय बजट बोले तो देश का बजट, वो आत्मनिर्भर भारत था 2021-22 का थीम। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वृक्क प्रतिदिन कितने लीटर खून का शुद्धिकरण कर देता है? तो ये लगभग 180 लीटर का खून का शुद्धिकरण कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। साथ ही इसके अलावा क्या होता है? कीड़े मकोड़े, झींगे हो गए, अधिकांश जो भी मोलस्का वर्ग का होता है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो विश्व के 2 सबसे बड़े जो फाइलम होते हैं, जो कि मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, इन सब में क्या होता है? खुले परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकता है? यानी कि ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं फैलेगा, नहीं जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा? तो वो होता है निर्वात में, निर्वात में नहीं चल सकता। साथ ही आपको याद रखना है कि ध्वनि तरंग जो होती है वो क्या होती है? ये होती है यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि तरंग क्या होते हैं? यांत्रिक तरंगे होती है, जो कि ये इस तरह से। और दूसरा एक रूप होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होता है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है? प्रकाश होता है। तो आप याद रखें, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, जबकि यह यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? विद्युत बल्ब में, तो ये क्या था? शक्ति और वोल्टेज, यानी कि उसका जो रेटेड रहता है, क्या लिखा रहता है? विद्युत बल्ब जो इस तरह से विद्युत बल्ब होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो वो लिखा रहेगा 220 वोल्ट लिखा रहता है, साथ ही उसका वाट लिखा रहता है। जनरली 100 वाट लिखा रहता है, जो पीला वाला जो बल्ब होता था उसमें
पीला वाला जो बल्ब में। साथ ही इसके अलावा अलग अलग रेटेड के हिसाब से भी बल्ब होता है, जिसमें शक्ति और वोल्टेज दोनों को अंकित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम क्लोराइड क्या होता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, यहाँ पर वैद्युत संयोजी बंधन होते हैं, वैद्युत संयोजी बंधन होते हैं सोडियम क्लोराइड में, यानी कि NaCl में। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये देखिए गहनों का जो सफाई होगा वो एक्वारेजियम होता है, एक्वारेजियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था। तो रेडियो एक्टिविटी क्या कौन किया था, तो ये किया था बैकरल द्वारा किया था। साथ ही रेडियम की यदि पूछा जाए रेडियम, तो रेडियम किसके द्वारा किया था, मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। साथ ही रेडियम की खोज कब किया गया था बैकरल द्वारा, तो ये किया गया था 1896 में किया गया था, 1896 में। और आपको याद रखना है कि 1896 में ही, साथ ही 1896 में ही जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में किया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, वंदे मातरम। तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं बोल रहा है। तो ये हो जाएगा क्लोरीन 36। क्लोरीन जो 36 होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन का 3 गो आइसोटोप है, तो आप याद रखें यम यम यम, यानी कि क्या होता है, प्रोटियम होता है, ट्रिप्टियम होता है, ड्यूटेरियम होता है। तो ये 3 गो जो होते हैं क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो आप इसको याद रखें, जबकि क्लोरीन 36 नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है, किया जाता है बिजली बनाने में किया जाता है। जो परमाणु विखंडन के फलस्वरूप जो बनता है नाभिकीय रिएक्टर में, वो बिजली बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, करें इनमें से कौन सा महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी होती है। तो देखिए हैजा, हैजा जो होता है जो कि मक्खियों से भी फैलता है, और जो कि बैक्टीरिया और व्यक्ति में दूषित खाना के कारण ये सब फैलता है, और जो कि फैलाने का काम करता है मक्खी। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, ये जो क्या होता है वो महामारी का भी रूप होता है और स्थानीय बीमारी का भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे द्वारा किस प्रकार प्रकाश सबसे ज़्यादा अवशोषित होती है, मतलब प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है। तो ये होता है लाल और नीला के कारण होता है, यानी कि पौधे द्वारा जो प्रकाश सबसे ज़्यादा सोखता है कौन सा रंग में, तो लाल एवं नीला। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण प्रयुक्त होते हैं। तो ये होते हैं स्नान करने वाले जो साबुन होते हैं उसमें उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में दूध, अंडे, ब्रेड का सेवन करे तो वह कौन सा रोग से ग्रसित हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसी पे आश्रित रहेगा तो उसको क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या विटामिन सी नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहना संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है, संवहनी पौधे में, तो ये जाता है जाइलम से जाता है, जाइलम टिश्यू से। क्योंकि आपको याद रखें, यदि यहाँ पर एक पौधा का हम एग्जाम्पल लें तो देखिए इसके जड़ द्वारा जो होता है जाइलम, जो होता है जाइलम जल का परिवहन करता है पूरे संपूर्ण बॉडी में। वहीं अगर बात किया जाए कि जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो भी इसका जो फल बनेगा, यानी कि जो भी इसका भोजन बनेगा, वो क्या होता है फ्लोएम के द्वारा चारों तरफ ट्रांसफर होता है, फ्लोएम। तो आप याद रखें, जाइलम बोले तो जल, फ्लोएम बोले तो फल, यानी कि भोजन, भोजन का परिवहन होता है पादपों में। तो दोनों क्वेश्चन लगातार बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं हर तरह के एग्जाम में, तो आप याद रखें। नेक्स्ट देते हैं, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो देखिए मेंडल का जो था प्रयोग ये था, ये लैंगिक जनन पे था, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थित देशों का मिलान सही मिलान है। कहता है सही मिलान करिए। तो ये देखिए, कहता है विसुवियस, विसुवियस कहाँ है, तो इटली में है, बिल्कुल सही है। कोटोवैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में है। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में है। तो यानी कि यहाँ पर जो भी मिलान किया हुआ है वो सभी सही है। विसुवियस इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, किलिमंजारो तंजानिया, फ्यूजियामा जापान। तो ये सारा ज्वालामुखी का सही मिलान है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर जैसे तटीय सागर किस महासागर के मग्न तटों पर स्थित है। तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। कहता है विश्व के शीर्ष 4 लौह अयस्क उत्पादक देशों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो ये देखिए, पहले चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राज़ील है, भारत है। इन्हीं 4 जो कंट्री है वो क्या है, टॉप पे हैं, किसमें, तो लौह उत्पादक में। नेक्स्ट देखते हैं,
कहता है जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से प्रथम 3 राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व बोल रहा है, तो देखिए जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, किसका है? तो ये है बिहार का फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, और फिर क्या है, केरला का है। और आपको देखिए चूँकि बिहार का सबसे ज़्यादा है, इसको याद रखें, 1106 व्यक्ति है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, 1106 जो कि सबसे ज़्यादा है, तो आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा कथन राजमार्गों के संबंध में सही है? तो ये देखिए, कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 19,900 किलोमीटर थी। तो आपको सही वाला ही ऑप्शन याद रखना, चूंकि सारे ऑप्शन गलत है इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 19,900 किलोमीटर थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा मिलान सही है? कह रहा है कि कौन सा मिलान सही है, सही वाला पूछ रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि जो वेल्ड होता है, वेल्ड का जो है ये कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, जो कि गलत है। वेल्ड कहाँ होता है? तो ये होता है अफ्रीका में होता है, अफ्रीका में। वहीं अगर बात की जाए डांस का, तो डांस क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। डांस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर अगर बात करता है यहाँ पे पंपास का, तो पंपास कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। यहाँ उत्तरी अमेरिका की जगह पे यहाँ हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। वहीं बात किया जाए अस्टेपी के, तो अस्टेपी जो कि होता है कहाँ होता है? यूरेशिया में होता है, जो कि ये एक सही है। तो आप 3 को यहाँ पे मिला लें। वेल्ड कहाँ होता है? अफ्रीका में। डॉन्स होता है ऑस्ट्रेलिया में। पंपास होता है दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, जो कि अस्टेपी होता है यूरेशिया में। यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के सतह भूप्रपटल में उपस्थित तत्व निम्न प्रकार से होते हैं। निम्न प्रकार उनका क्रम क्या है? तो देखिए, पहला सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है। यानी पृथ्वी के अंदर भूप्रपटल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है। वहीं अगर बात किया जाए कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्स में यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य सागर में कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा है भूमध्य सागर से? तो देखिए देखिए भूमध्य सागर से जो जुड़ने वाला जो देश है अफ्रीकन देश, वो कौन सा होता है? मिस्र होता है। ये कौन सा है? मिस्र है। फिर क्या है? लीबिया है, लीबिया है। ट्यूनेशिया भी है, ट्यूनेशिया भी है। फिर क्या है? अल्जीरिया भी है, मोरक्को भी है। यानी कि इसमें जो भी होगा बहुत सारा देश, लगभग देश इसमें सारा आता है, सूडान को अगर छोड़ देते हैं तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कहता है इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? अफ्रीका नंबर 1 पे हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए, अगर वर्ल्ड वाइज हम देखते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है, सबसे ज़्यादा जो निवास करते हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा एशिया में करते हैं। एशिया में लगभग कितना करते हैं? 59.5%, यानी कि इसको हम 60% के लगभग में याद रखते हैं। एशिया में 60%। वहीं अफ्रीका में कितना करते हैं? तो 16.36%, यानी कि 16-17% याद रख सकते हैं। वहीं यूरोप की बात किया जाए तो 9-10% लगभग। वहीं उसके बाद उत्तरी अमेरिका आता है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका आता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मेजर वाला याद रखना है, जो कि एशिया में लगभग 60% रहते हैं। तो यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से गंगा नदी जो उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है, गंगा नदी में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। यानी ये देखिए, ये बिहार का मैप कुछ इस तरह से शायद है, मैं कोशिश किया हूँ। तो देखिए जब गंगा नदी ऐसे गुजरती है इससे, तो गंगा नदी गुजरती है तो कह रहा है उत्तर की ओर मिलने वाली नदी है, उत्तर से आकर। तो देखिए उत्तर से आकर कौन? घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, फिर बूढ़ी गंडक मिलती है, कमला मिलती है, कमला नदी मिलती है, कोसी कोसी मिलती है, महानंदा मिलती है। तो इन सब नदी मिलती है। वहीं अगर दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी देखा जाए तो क्या हो जाएगा? कर्मकासा, जो कि यहाँ पर देखिए बाउंड्री भी बनाती है यूपी के साथ। कर्मकासा नदी जो कि बिहार की सबसे गंदी नदी है, बिहार का मतलब इसको बहुत ये इसके लिए बहुत खराब अभिशाप यूज किया जाता है। सॉरी, इसको अभिशाप नहीं कह सकते हैं, अभिशाप नहीं, इसको कर्मकासा को सबसे गंदा नदी या अपवित्र नदी का दर्जा दिया जाता है। वहीं देखिए सोन जो होती है, सोन मान चलिए ये वाला गंगा हो, तो सोन भी दक्षिण से जाके मिलती है, पुनपुन भी, फाल्गु भी, इसके अलावा चानन भी मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहता है इसमें गंगा ने उत्तर की ओर आके मिलती है, तो उत्तर की ओर आके मिलती है इसमें
कोसी बूढ़ी गंडक हो जाएगा, वहीं सोन हो जाएगा दक्षिण की तरफ हो जाएगा, फाल्गु जो होगा दक्षिण की तरफ, कर्मकासा भी हो जाएगा दक्षिण की तरफ से, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टोडा जनजाति के संबंध में कथन सत्य है। टोडा जनजाति, तो टोडा जनजाति में क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती थी, तो ये कथन इनमें सत्य है। टोडा जनजाति में, टोडा जनजाति कहाँ होता है, दक्षिण भारत के नीलगिरी के पहाड़ी के आसपास पाया जाता है, और इसकी भाषा भी होती है टोंडा होती है, जो कि कन्नड़ भाषा में से मिलती जुलती ही होती है। और यहाँ पर देखिए कन्यावध प्रथा था के कारण टोडा जनजाति बहुपति विवाह प्रचलित है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कन्याओं को क्या किया जाता है, बलि दिया जाता है, वध किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर बहुपति प्रथा विवाह है, यानी कि एक महिला जो होगी बहुत सारे पुरुष से शादी करेगी, विवाह करेगी, ऐसा यहाँ प्रथा प्रचलन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन गलत विकल्प है। गलत विकल्प का है क्या, कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए जो देखिए पहला दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में है, ये बिल्कुल सही है। मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में है, ये भी सही है। फिर कहता है लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है, ये भी सही है। कहता है पान अनुसंधान केंद्र दरभंगा है, ये गलत है, क्योंकि पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर में है, जो कि नालंदा में आता है। तो ये वाला विकल्प जो है गलत है, यानी कि आप यहाँ से याद कर सकते हैं, दलहन अनुसंधान के मोकामा सही है, मक्का अनुसंधान के बेगूसराय ये भी सही है, लीची अनुसंधान के मुजफ्फरपुर है, ये भी सही है। पान अनुसंधान केंद्र कौन हो जाएगा, इस्लामपुर हो जाएगा, जो कि नालंदा में है, तो ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कोरोमंडल। जो तमिलनाडु और केरल का जो आंध्र प्रदेश का जो तट होता है, दोनों जो मिलता है, तो इसको क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल के नाम से, कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में साक्षरता दर के मापन में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित किया गया था, यानी कि किस उम्र से लिया जाएगा, तो ऐसा माना जाएगा कि वह साक्षर है या निरक्षर है, तो वो उसका जो मिनिमम सीमा जो आयु है वो क्या है, इनमें से ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि 7 वर्ष तक के लिया जाता है मिनिमम। नेक्स्ट देखते हैं, श्री सैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है, श्री सैलम, तो ये श्री सैलम क्या है, श्री कृष्णा हम लोग बोलते हैं ना, श्री कृष्णा, तो श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी से है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, यानी कितना प्रतिशत शहर में लोग रहता है, तो ये रहता है देखिए 31.2% लोग हैं जो शहर में रहते हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो बाकी के हो जाएंगे जो कि गांव में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बिहार की कौन सी नदी को देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है घाघरा नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बिहार में विंध्याचल श्रेणी की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती है, तो ये जाता है पश्चिमी चंपारण में नहीं पाया जाता है। आप चाहते तो यदि आपको मैप याद रहेगा थोड़ा सा, तो आप उससे भी इसको छांट सकते हैं। पश्चिमी चंपारण चूंकि यहाँ पड़ता है, बाकी सारे जो जिले हैं जो सब दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो चट्टानी एरिया हमको पता है, छोटा नागपुर का पठार ये वाला जो था यहाँ पे पाया जाता था, तो इसके कारण पश्चिमी चंपारण को हम यहाँ से छाट देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बिहार से प्रभावित होने वाले निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, तो ये देखिए हिमालय कह रहा है कि हिमालय नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पुनपुन हो गया, अजय नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, क्योंकि अभी ही बताएं कि देखिए बिहार का मैप कुछ इस तरह से हम थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस तरह से है, ये गंगा नदी निकलती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बिहार में गंगा में प्रवाहित होने वाला नदी जो होता है, जैसे पुनपुन हमको दक्षिण से जाके मिलती है, दक्षिणी बिहार से जाके मिलती है। अजय नदी होगी ये भी यहीं से जाके मिलती है। तो यहाँ से पुनपुन नदी जो यहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है, झारखंड के पलामू से निकलती है, पलामू जिले से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और साथ ही अजय नदी जो है वो उसका भी उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि बिहार से प्रभावित होने निम्न नदियों को उद्गम स्थल हिमालय स्थल नहीं है, तो पुनपुन भी हो जाएगा, अजय भी हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मुंगेर का पठारी क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित जिला है, तो ये देखिए बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला रोहतास में है, रोहतास है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर अब मैथ हो जाता है। तो देखिए ये शानदार इस क्वेश्चन सेट का 140 क्वेश्चन करा दिया गया है, जो कि 10 इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, मैथ होते हैं, जो कि इसके लिए अलग से सीरीज जल्द ही अपलोड किया जा रहा है चैनल पे। तो प्लीज़ आप चैनल के साथ बने रहें, और जल्द ही नेक्स्ट इसका पार्ट
अपलोड किया जाएगा चैनल पे। तो लगातार इसका 15 सेट आएगा चैनल पे, तो आप चैनल के साथ बने रहें। अगर आप इस सेट को पूरा कर लेते हैं तो लगभग आपको 50 से 60% क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ही देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।